Hello and welcome to all my students. This is Rani ma'am, your educator on Unacademy. ओके स्टूडेंट्स को मुझे ये बताना था, काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे। ओके मैम, एक यूट्यूब पे डिटेल वीडियो बना दीजिए, ओके, जहाँ हमें पता चल जाए कि इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एंड दैट टू फॉर बिगनर्स। जो बच्चे एक दो बार एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें तो पता है कि एग्जाम पेपर कैसा आता है, किस किस एरिया पे फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हमारे न्यू हैं, ओके, जो पहली बार एग्जाम देंगे, तो ये वीडियो उनके लिए है। जो अक्सर आप पूछते होगे ना कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या काफ़ी बार बच्चों का ये भी कंप्लेन रहता है कि मैम हम इंग्लिश पढ़ते तो है, एक एक दिन में 4-4 घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं, बट फिर भी हमारे मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है। आई नो कि वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करना होता है, क्योंकि हर एग्जाम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिमांड करता है। बैंकिंग का अलग स्ट्रैटेजी है, एसएससी में अलग स्ट्रैटेजी है, यूपीएससी में अलग स्ट्रैटेजी है। तो इसके पहले तो आपको अपने एग्जाम को समझना होगा, ठीक है। एग्जाम को समझना होगा मतलब एग्जाम का सिलेबस क्या है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ओशन, ठीक है। इंग्लिश एक समंदर है। इंग्लिश में आपका वोकैब भी है, ग्रामर भी है, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट इतना ज़्यादा है। तो ये आपको करना है ना कि इसको स्मार्ट स्टडी कैसे करें। आप जितने भी टॉपर से बात करोगे, यूपीएससी के हो, एसएससी, बैंकिंग, जहाँ के भी टॉपर्स हो, डिफेंस के भी, तो वहाँ पे वो यही बोलेंगे कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया था। स्ट्रैटेजी मतलब आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत किए जा रहे हो बट वो गलत डायरेक्शन में। मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बट कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कि मैम हम इतना मेहनत करते हैं बट हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा है। और अल्टीमेटली मॉक टेस्ट में ही स्कोर चाहिए ना, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तो आप अपने आप को जज करोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट ही आपको तैयार करेगा फिनाले के लिए। तो आपको पढ़ना है कैसे कैसे, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, दैट टू व्हेन यू हैव अ एग्जाम जो एमसीक्यू पे है, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम है ना, तो वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। तो चलो स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखना है। जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम होता है ना, तो एक कंसिस्टेंसी रखना है। ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और एक चीज़ और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर बैठते हो कि पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं मेंस की करूंगा। ओके, पहले प्री की तैयारी करूंगा, मेंस की करूंगा। तो आप देखोगे मेरे जितने भी बैचेस होते हैं ना, मैं उनको मेंस सोच के ही पढ़ाती हूँ। अब मेंस का मतलब ये नहीं है कि एकदम मेंस लेवल ही चले जाना है। मेंस का मतलब ये है कि हम एकदम बेसिक से जाएंगे, ठीक है। एकदम हम लोग बेसिक से अपना कोई भी कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और एक दो चीज़ और इन द सेंस कि ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको एकदम बेसिक से करवाना है, जाना है। और एक दो चीज़ हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो प्री की तैयारी करेंगे। पहले तो मैं प्री का करूँगा, फिर उसके बाद मेंस का करूँगा। ऐसा नहीं करना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जहाँ प्री मेंस दोनों का आ रहा है, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम है। मेंस की तैयारी करोगे तो प्री तो अपने आप ही निकल जाएगा। ओके, सिलेबस इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता क्या है ना कि हमारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फोकस, कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो थोड़ा 1-2 बार एग्जाम दे देते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है। शुरू में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पूरा फोकस ग्रामर पे कर देते हैं, और ग्रामर का पोर्शन बहुत वास्ट है। 13 to 14 टॉपिक्स है हमारे पास, इतना वास्ट सिलेबस है ना, इसको तो पढ़ना ही है, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, बट ग्रामर का एक सैचुरेशन लेवल है। एक बार आप कोर्स करके ना, बार बार एक ही कोर्स को नहीं देखना है। एक बार आप अच्छे से कोर्स कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि बार बार वीडियोस को देखते रहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपको पूरा स्विच कर जाना है प्रैक्टिस पे, क्योंकि ग्रामर का एक सैचुरेशन लेवल है। उसके बाद जितना भी पढ़ोगे बस वही रहेगा। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो इस फैक्ट को समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट्स तो सब बताते हैं, ओके, ये मान के चलो ना कि 70% चीज़ आप सीखते हो कोर्स में, लेकिन बाकी का 30% चीज़ आप सीखते हो प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या ये मैं गलत बोल रही हूँ। 70% तो हम कोर्स में सीख लेते हैं, बट 30% हम प्रैक्टिस में सीखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया, खास करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, 4 ऑप्शन आया, आपको लग रहा है कि दोनों ऑप्शन हो सकता है। जब हम आपके पास 4 ऑप्शन आ जाता है ना, तो वो 30% का एलिमिनेशन हम प्रैक्टिस में सीखते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स गलती क्या करते हो ना, जब मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात करती हूँ तो कई बच्चों का कहना होता है कि मैम मेरे मेंस में ना 120 और 130 से आगे नहीं बढ़ रहा,
क्योंकि इसलिए क्योंकि आपने पूरा फोकस, आप स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनको ग्रामर में आता है। मैं यूट्यूब पे भी कई बार क्लोज टेस्ट का पैसेज का सेशंस करवाती हूँ, उस दिन बच्चे कम आते हैं। वो वही बच्चे आते हैं ना जो 1-2 साल से कहीं ना कहीं पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS की वजह से उनका एग्ज़ाम रुक जा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश में 190 प्लस लाने के लिए मेंस में, इस पे तो आपको ध्यान देना ही होगा। ये आपको 180 या 180 190 नहीं दिलवाएगा। इसका एक सैचुरेशन लेवल है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 120 30 40 तक पहुँचोगे, लेकिन अच्छा स्कोर, और ख़ास करके जिस हिसाब से आपका कट ऑफ जा रहा है 190 तो लाना ही है, पेपर का लेवल ईजी आ रहा है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। और 1-2 चीज़ और, इसके तो अभी अलग से अनअकैडमी पे एक बैच भी आ रहा है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रैक्टिस बैचेस में ग्रामर और वोकैब पे इतना खो जाते हैं ना कहीं ये इग्नोर्ड हो जाता है। इसको भी मैं करवाती हूँ, बट जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है, तो इसका तो अलग से एक बैच भी आ रहा है। तो व्हाट आई वांट टू, मतलब अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी हमारे बिगनर्स है, जो चीज़ आप 1-2 साल एग्ज़ाम जब नहीं क्रैक होता है, जो बात को 1-2 साल बाद समझोगे, उसको पहले ही समझ लेना। इसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ, इसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ, और कभी ये मत सोचो ना कि जब प्री हो जाएगा ना तब हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, प्री और मेंस के बीच में अगर आपको 2-3 मंथ का टाइम भी मिल जाता है, बट ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा चीज़ है, इसमें बहुत टाइम लगता है। डोंट थिंक कि आपने 1 महीने का कोर्स किया आपका हो जाएगा, दिस विल टेक टाइम। जो स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट मेरे साथ प्रैक्टिस बैचेस में बना रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। कई बार बच्चे शुरू में ये हथियार डाल देते हैं, दे सरेंडर, कि मैम मेरा तो नहीं बन रहा है। तो फिर मुझे तो पता है, इतने दिन से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ कि इसका इंप्रूवमेंट होगा। अगर जो बच्चा टिक गया क्लोज टेस्ट में, कभी कभी आप क्लोज टेस्ट से डर के ना उसको छोड़ देते हो, लेकिन कहाँ जाओगे छोड़ के? देखो मेंस में क्लोज टेस्ट 25, पैसेज 25, जंबल 20, तो ये सबसे बच के कहाँ जाओगे? करने ही है, नहीं बन रहा है बट फिर भी बनाना है। धीरे धीरे आप खुद फील करोगे, धीरे धीरे आप खुद फील करोगे। उसीलिए क्या होता है कि बैचेस में मैं देखती हूँ जो बच्चे टिके रहे हैं उनका तो इम्प्रूव हो गया, और जो नए बच्चे आते हैं ना वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, डिमोरलाइज होने लगते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं स्टूडेंट से ही बोलती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो वो स्टूडेंट शेयर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स उन्हें बोलते भी है लाइव बैचेस में कि हमारा भी यही हाल था शुरू में, बट अब हमारा क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो गया है। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसमें टिके रहना है, ठीक है, टिके रहना है। और एक चीज़ और, हाँ चलो अब स्टार्ट किया जाए। अगर हम प्री की बात करें, प्री की, ठीक है, ग्रामर वगैरह सब पढ़ के आओगे, लेकिन आप खुद फील करोगे ना, व्हाट यू विल सी, दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट, कि देखो प्री में ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर है, वोकैब है और क्लोज टेस्ट है। तो ग्रामर तो आप बहुत पढ़ोगे, 13-14 टॉपिक्स है, सब पे टॉपिक वाइज एरर्स करोगे, सबका मिसलेनियस करोगे। लेकिन अगर प्री में देखते हो ना तो ग्रामर से सिर्फ देखो 2 क्वेश्चन एरर का, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का, कभी कभी वॉइस और नरेशन का, ठीक है, वॉइस एंड नरेशन का कभी कभी 1 क्वेश्चन भी दे देते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना मैक्सिमम 2, 4, 6, 8, चलो मान के चलती हूँ मैं 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन, ओके, 12 भी नहीं होता है, 2, 4, 6, 8, 10-11 क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर का रहता है। और प्री में तो जैसे आपको पता है 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन प्री में आपको मिलेगा, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। सो दिस इज 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग क्या करते हो ना, पूरा जी जान लगा देते हो प्री में ग्रामर पे, लेकिन आप ये फील करोगे ना, आप ये फील करोगे कि ग्रामर के ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 क्वेश्चंस होते हैं। 10-11 क्वेश्चंस को अगर मैं करती भी हूँ ना, 10-11 क्वेश्चंस को चलो 2 से कर दिया 22 मार्क्स का सिर्फ ग्रामर है। और जबकि ग्रामर का एरिया बहुत वास्ट है, ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्रामर नहीं पढ़ना, बिना ग्रामर का तो कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ना तो है ही, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको इम्पोर्टेंस देते हो ना, यूट्यूब पे भी आप देखोगे, यूट्यूब पे भी आपको मैक्सिमम सेशंस ग्रामर और वोकैब का ही भी मिल रहा होगा, ग्रामर और वोकैब का ही मिल रहा होगा आपको। बहुत यूट्यूब पे कम सेशंस इसके मिलेंगे, क्लोज टेस्ट को, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, बिकॉज टीचर भी वही सेशंस डालते हैं ना जिसमें उन्हें लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट है, और टीचर भी अपने यूट्यूब सेशंस में वही सेशंस डालते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चल पाता है कि ठीक है वो सब आपको नंबर दिलवाएगा, बट सिलेक्शन तो ये दिलवाएगा। सब बच्चा इसको इग्नोर करता है, लेकिन आपको सब बच्चे से आगे निकलने के लिए इस पे वर्क करना है।
ये मेरी बातों को ना वही बच्चे समझ पाएंगे जिनका 1-2 साल अभी नहीं निकला है, स्कोर कम रह जा रहा है मेंस में या प्री में भी क्लोज टेस्ट पूरा रॉन्ग हो जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे बिगनर्स है शुरू में इस बात को समझ जाए, क्लोज टेस्ट पे, PQRS पे, ये सब पे ध्यान देना है, ठीक है, ये सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। इस स्ट्रैटेजी में ना मेरा मेन पॉइंट ऑफ जो हाईलाइट करने का है कि क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज को छोड़ना नहीं बन रहा है फिर भी लगे रहना है। प्रैक्टिस ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना कि जो आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और नहीं बनेगा। व्हाट आई फील, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से व्हाट आई फील कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है क्लोज टेस्ट इंप्रूव हुआ है। ठीक है, आपका 10 में पूरा 10 नहीं आएगा, लेकिन अगर जो बहुत वीक है 10 में मेरे स्टूडेंट का 7-8 भी आ गया ना, फिर भी उससे काम चल जाएगा, फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, फुल नहीं आएगा लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से, हाँ ग्रामर तो करना है, लेकिन अगर आप प्री देखते हो ना, देखो प्री के क्वेश्चंस बता दिया, 2 एरर रहेगा, 2 इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। और टीचर के पास इम्प्रूवमेंट में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझाने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कई बार तो एरर में आप गेस वर्क भी कर लेते हो, ठीक है, तुक्का लगा दिया, बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको रॉन्ग भी फाइंड आउट करना है और साथ में करेक्ट वाला चुनना भी है। तो कई बार आप देखोगे कई ऐसी चीज़ें जो हम क्लास के नोट्स में नहीं समझ पाते, बट नई नई चीज़ें हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि हम 70% तो कोर्स में करते हैं, बट जो 30% जिसको हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है, ये तो एक जेनरिक होता है जो सबको पढ़ना है, बट 30% जो बच्चा जो कर गया वही तो सिलेक्शन ले जाएगा। जो 30% है वो हम प्रैक्टिस में सीखते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि आपने कोर्स के दौरान वो चीज़ें नहीं किया होगा, जो आप प्रैक्टिस में नई नई चीज़ों को देखोगे कि अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये क्यों होगा, ये क्यों हटा, एलिमिनेशन भी सीखोगे। एक्टिव पैसिव तो प्री में बहुत ईजी वाला आता है, मेंस में भी ईजी आ रहा है आजकल, मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो आप खुद फील करोगे कि अगर प्री में भी देखा जाए, अगर आप प्री में ज़्यादा नंबर ले आ रहे हो, ओके, तो आपके लिए मेंस इजी हो जाएगा। तो कोशिश करो ना, प्री में इंग्लिश में एकदम कोशिश करो कि 47+ तो ले ही आना है। 50 ले आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आराम से 50 आ जाएगा। अभी मैंने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज लिया था, काफ़ी सारे बच्चों के 50 में 50 भी आए, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में 50 लाना कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम कोशिश करना 47+ लाने की। इससे क्या हो जाएगा कि मेंस में थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। और प्री में तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस भी है, और जीएस पे तो वर्क करना है, क्योंकि प्री में ना बाकी सारे बच्चों से आगे निकलने के लिए जीएस पे ही वर्क करना। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे तो सब करता है, बट जीएस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, इग्नोर नहीं करना है। यही आपको मेंस में, जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मेंस में आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। आप बोलोगे कि आप तो जीएस को प्रमोट कर रहे हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे तो आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। तो उसके लिए तो इक्वली सब सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने बहुत अच्छा लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इक्वली सब सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो प्री में बच्चे जीएस को इग्नोर कर देते हैं, नहीं करना है। मेंस में बाकी रेस में आगे जाने के लिए जीएस पे भी वर्क करना है, ठीक है, किंग मेकर है वो। तो ये तो मैंने प्री की बात कर ली। और प्री में देखो, प्री और मेंस में अगर वोकैब देखा जाए ना, तो प्री और मेंस में वोकैब जो है, प्री में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 2-2 मार्क्स के आ जाएंगे, मतलब 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। और मेंस में भी कोई ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने वाला नहीं है, वो भी 3 के करीब आएगा। कोई बहुत ज़्यादा प्री और मेंस में वोकैब में डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप वोकैब अच्छे से किए रहोगे ना, वोकैब सिनोनिम्स अच्छे से किए रहोगे, तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में तो हेल्प करेगा। ये आपको ये जो वर्ड पावर है, ये आपको फिलअप्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया है, एक ये भी आता है, पैराजम्बल भी आता है, इजी वाला आएगा। पैराजम्बल भी प्री में आता है, वो तो वैरी करता है। एक कहीं पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, कभी पे एक ही लिख दिया, कभी स्पेलिंग एरर नहीं दिया, फिलअप्स दे दिया, कभी फिलअप्स नहीं दिया, स्पेलिंग एरर दे दिया। तो वो तो अब देखना है किसके सेट में क्या आया है। तो ये जो वोकैब है ना, दिस वोकैब, आप जो वोकैब पढ़ रहे हो, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के पर्पज से थोड़ी पढ़ रहे हो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में तो हेल्प करेगा ही, बट दिस वोकैब विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन इट कम्स टू फिलअप्स एंड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में तो वोकैब का खेल है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वोकैब्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट आ जाते हैं ना, जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ में ग्रामर भी आ जाता है, ग्रामर बेस्ड वर्ड्स भी आपको फिलअप करना है, और कुछ वोकैब बेस्ड भी आ जाता है। तो क्लोज टेस्ट में आपको ग्रामर और वोकैब दोनों की मास्टरी चाहिए।
ओके, कभी कभी 4 वर्ब लगा दिया, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो आपको देख लेना अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो वो ग्रामर और वोकैब दोनों का खेल है क्लोज टेस्ट, बट सबसे ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इसी में, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ना सिर्फ आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट यहाँ तो आपको वर्ड्स का मीनिंग जानना है, कौन सा सिनोनिम है कौन सा एंटोनिम है, बट क्लोज टेस्ट ब्यूटीफुल इसलिए है कि कई बार मीनिंग पता होते हुए भी आंसर रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज आपको वर्ड का मीनिंग के साथ साथ, वर्ड के मीनिंग के साथ साथ आपको यूसेज भी जानना है कि उस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, क्लोज टेस्ट का पैसेज का मूड कैसा जा रहा है, मतलब किस वर्ड पे फोकस किया जा रहा है, मूड क्या है, किस बारे में बोला जा रहा है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो क्लोज टेस्ट में हमें वर्ड का यूसेज भी जानना है, और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस है ना, वो क्लोज टेस्ट से ही सीखेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आपकी क्लोज टेस्ट की ही होगी। आपने देखा होगा बैचेस में मैं यूट्यूब पे भी करवाती हूँ, कुछ हम प्री लेवल का भी करते हैं, कुछ मेंस लेवल का भी क्लोज टेस्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट तो हर एग्जाम में आता है, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, क्लैट, मैट, सब एग्जाम्स में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको बोल रही हूँ ना, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जिन बच्चों के 190 प्लस आए हैं ना, जिन बच्चों के 190 प्लस आए हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लोज टेस्ट, यही उनको दिलाएगा। और क्लोज टेस्ट 10 नंबर का है, इतना ज़्यादा ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर का एरर पे एरर बना रहे हो, मिसलेनियस बना रहे हो, तो ग्रामर से 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इतना पढ़ने के बाद, लेकिन इसको कैसे इग्नोर करोगे, ये तो अकेला 10 नंबर का आ रहा है, अगर ये इसमें अच्छा नंबर ले आए तो अच्छा नंबर आ ही जाएगा। और अब देख रहे हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा करवाया है, अभी तो सोली एक समुद्र मंथन बैच शुरू हुआ है, उसमें भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स हो रहा है। टेलीग्राम पे मैं भी आपका डालते जाऊंगी, अभी मैंने यूट्यूब पे भी और बहुत सारी चीज़ों को प्लान किया है जो मैं आपको बताते जाऊँगी, बहुत सारे सरप्राइजेज है आपके लिए यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्री इज़ अ गेम ऑफ क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से करना है, ये सब तो करना ही है, ये सब तो करना ही है। और कई बार मैं ये भी देख रही हूँ, बच्चों को वॉइस और नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि उनके पास तो 4 ऑप्शन आता है, एक टिक करना रहता है, बट यही वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस जब एरर में आ जाता है, जब एरर में आ जाता है तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि उन्होंने तो वॉइस और नरेशन को पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमें आएगा, एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको वॉइस और नरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो एरर डिटेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको वॉइस और नरेशन पढ़ना है। यू शुड गेट टू नो कि कौन सा वर्ड एक्टिव जाता है, कौन सा पैसिव जाता है, किसको एक्टिव जाना चाहिए, किसको पैसिव जाना चाहिए, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सब भी आप प्रैक्टिस में सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, ये जो वर्ब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब जुड़ा है टेंस से, वर्ब और टेंस तो दोनों सेम ही है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का टेंस क्या से बनता है, वर्ब से। तो 4 टॉपिक्स हमेशा कॉम्बिनेशन पे पढ़ो। मैं अपने बैचेस में भी आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं वर्ब पढ़ाती हूँ, वर्ब पढ़ाने के बाद टेंस पढ़ाती हूँ, और टेंस के बाद एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन, बिकॉज ऑल दिस टॉपिक्स ना ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो इस टॉपिक्स का नॉलेज आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस भी होना चाहिए, अगर स्पॉटिंग एरर्स में आ गया उसके अकॉर्डिंग भी करना है आपको, ओके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब है, प्रेपोजिशन है, काफ़ी सारा आपको वीडियोस मिला भी है इस यूट्यूब पे, वो कैप भी हो रहा है, स्पेलिंग एरर का भी मैंने मैराथन करवाया हुआ है। अभी मैं टेलीग्राम पे नए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सारा मटेरियल डाल दूंगी, ओके। फिलअप्स वगैरह भी सारा वो कैप का ही खेल है। और क्लोज टेस्ट पे बहुत वर्क करना है, क्लोज टेस्ट पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। एंड नाउ, और यस, अब हम मेंस में आते हैं। तो मेंस में देखो, मेंस में ग्रामर का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, करीब 85 to 90 मार्क्स ग्रामर का हो जाता है। ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, ये बहुत स्कोरिंग एरिया है। हर बच्चे का पहला मतलब गोल होता है कि नरेशन और वॉइस में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इजी आता है। लेकिन इसमें भी जैसे 20 आया, तो 20 वॉइस में से ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो थोड़ा सा हटके होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर जाना, जो रूल से थोड़ा हटके होगा, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। तो आपको वो 2-3 भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मुझे 20 में अगर 17-18 भी आ गया तो काम हो जाएगा, नहीं, आपको 20 में 20 लाना है, क्योंकि वो जो हट के क्वेश्चंस है वो भी मैं डालते जा रही हूँ। आपने देखा होगा लास्ट वीक वॉइस के कुछ हट के क्वेश्चंस मैंने डाला था, जिसमें बच्चों ने बोला भी था कि मैम हमने तो सोचा कि हमारा वॉइस और नरेशन परफेक्ट है, बट वो क्वेश्चन करने के बाद लगा कि नहीं, हमें और भी वर्क करना है। बाकी सारा सब बच्चा बनाएगा 17-18 क्वेश्चन, बट 2-3 क्वेश्चन जो ट्विस्टेड आएगा
वो भी आपको बना के जाना है, वो भी आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ये तो बहुत स्कोरिंग है, एरर्स का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखो ठीक है, एरर्स का वेटेज 85 to 90 मार्क्स है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एरर्स का वेटेज भी मेंस में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका वेटेज अभी भी कम नहीं हुआ। कितना एरर्स कितना, एरर का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, कितना एरर्स बना लोगे, एक सैचुरेशन लेवल ही है ना प्रैक्टिस का। बहुत ज़्यादा पढ़ना तो नहीं है, जितना पढ़ लिया है काफ़ी है। एक टीचर का कोर्स एक ही बार करना है। आप स्टूडेंट्स क्या करते हो ना, ये यूट्यूब इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो और इट्स अ कर्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है, इस यूट्यूब के चक्कर में आप लोग पूरे दिन ऑनलाइन बिजी हो क्लासेस अटेंड करने में, और एट द एंड ऑफ द डे ना आप देखो आपका अचीवमेंट जीरो है, क्योंकि आपने तो सिर्फ क्लासेस देखा, कहीं भी आपका सेल्फ स्टडी नहीं हुआ। आज से 4 साल पहले भी हम टीचर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे, और बिलीव मी ऑफलाइन क्लासेस में इतना कंटेंट जाता भी नहीं था। आज मैं जितना अनअकैडमी पे कंटेंट दे रही हूँ ना, ग्रामर का अलग बैच, वोकैब का अलग बैच, क्लोज का अलग बैच, स्पॉटिंग एरर्स का अलग बैच, डाउट का अलग बैच, इतना तो ऑफलाइन में होता भी नहीं था। बट फिर भी बच्चे एग्जाम्स निकालते थे। वो कोचिंग में 3 घंटे कोर्स करके, क्लासेस करके घर जाते थे। उनके पास सफिशिएंट टाइम होता था सेल्फ स्टडी का सफिशिएंट टाइम होता था, और इतने ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं होते थे। ओके, इतने ज़्यादा आपके पास डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे। कई बार क्या करते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। मैंने आपको बोला कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। एसएससी के जो क्वेश्चंस है ना, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, आई थिंक द सेम इज़ द केस विद मैथ्स, रीजनिंग ऑल्सो। थोड़ा बहुत वेरिएशंस जीएस में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा बहुत वेरिएशंस जीएस में होता है, बिकॉज जीएस अनप्रिडिक्टेबल है। कभी करंट ज़्यादा पूछ दिया, कभी कुछ ज़्यादा पूछ दिया, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए। बट ये एग्ज़ाम जो एसएससी का, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। यहाँ से 2 एरर, यहाँ से 2 इम्प्रूवमेंट, ये है। तो इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, जितना मिल गया है उतना वो आपके लिए इनफ है। बस इससे कभी मत थकना, ये सोच के करना ना, प्रैक्टिस सोच के करना कि अरे मैंने तो अभी बहुत किया ही नहीं। मॉक टेस्ट इतना देना है कि मेंस में बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैम आपने जो मेंस का बैच स्टार्ट किया था 3:30 बजे, तो हमें उस समय ऐसा लग रहा था ना कि हम आपके क्लास में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो डर भी खत्म हो गया। इससे कभी नहीं थकना। हमेशा लगे ना कि अभी तो कम ही है, अभी और करना है, बट 10 टीचर का सब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं, मोर और लेस सबका कंटेंट सेम ही होता है। ओनली द मीडियम ऑफ, मतलब उनका एक्सप्रेशन, डिलीवरी पावर सबका अलग अलग होता है, बाकी सारा जगह सेम है। और आप स्टूडेंट्स पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर देते हो। बस सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। कम पढ़ के भी, टीचर से कम पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी भी आपको एग्जाम निकलवाएगा, क्योंकि हम टीचर्स तो आपको वीडियोस डालते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि पूरे दिन वीडियोस ही देखते रहना है। आपको डिसाइड करना ना, यू आर ग्रेजुएट्स, यू आर सेंसिबल इनफ टू डिसाइड कि आपके लिए प्रॉपर क्या है। सेल्फ स्टडी बहुत देना है आपको। मेंस में तो आपका पूरे दिन बैठ के कंटेंट मत इकट्ठा करना, कंटेंट आपके पास बहुत है, उसी कंटेंट जो है ना उसी को रिवाइज कर लो। एक बार जब उसका रिविजन खत्म हो जाएगा तो गो फॉर सम न्यू थिंग्स। ओके, इंग्लिश में तो ऐसा कुछ न्यू आने वाला है नहीं, तो एरर्स वगैरह है, तो अभी भी देखो, अभी भी इसका वेटेज ज़्यादा है। तो मैं आप स्टूडेंट से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी ना, कि जब भी मैं क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, ये तो सस्ते में नंबर है, बहुत फ्री नंबर दिलवाता है। जम्बल्ड सेंटेंसेस 20 नंबर का, अगर आपको ग्रामर और वोकैब का नॉलेज है तो ये तो एकदम प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा। इसका कोई भी ट्रिक्स नहीं होता है। ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल्स नहीं है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कई बार तो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता है। मैं प्री का करवाती हूँ, मेंस का करवाती हूँ, कई बार बैचेस में ना कैट का भी लेके आ जाती हूँ, बट तब तक आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हैं ना कि आप उसको भी बना लेते हो। फिर बच्चे बोलते हैं मैम कैट का भी तो ईजी आता है। एक बार जब आप चीज़ों को सीख जाओगे तो आपके लिए सब ईजी है। तो ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए यही मेरा इंटेंशन था, आपको समझा दूँ एक बार कि पैसेज से भागना नहीं है। अभी मैं पैसेज करवा रही हूँ, शुरू में पैसेज बच्चे भागते थे, अभी मैं क्लासेस में जब पैसेज करवा रही हूँ पेड वाले बैचेस में, तो मैं देख रही हूँ ना कि स्टूडेंट्स अब इंजॉय कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैम ये तो इजी है, ये तो बहुत कम समय में ये ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। ये भी नंबर दिलवाएगा, लेकिन बहुत पढ़ने पर दिलवाता है। इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। एक बार पढ़ लिया काफ़ी है, प्रैक्टिस करिए।
तो इसको इम्प्रूव करिए। इसमें बहुत ज़्यादा ना, एक बार आपकी रीडिंग हैबिट्स हो जाएगी, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स हो जाएगी तो आपका पैसेज में भी नंबर आएगा। पैसेज डिफिकल्ट भी थोड़ा आता है तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, वो बैंकिंग की तरह नहीं है। बैंकिंग के पैसेजेस का लेवल थोड़ा टफ होता है, ऑप्शंस को टफ बना देते हैं, ऑप्शन ए 1 2 इधर 1A ऐसा टाइप से, बट एसएससी में इजी आता है। इससे फॉल इन लव विथ पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्ड। एक बार ये इम्प्रूव हो गया ना तो मैं मान के चलूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि वोकैब में रेवोल्यूशन ले आना है। बच्चों को जो दिक्कत होती है वोकैब में कि मैम ये नहीं याद हो रहा है, बट लास्ट टाइम जो बच्चों का परफॉर्मेंस था, टेस्ट में भी बच्चे बोलते हैं मैम अब हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस ईयर 2020-21 का रेजोल्यूशन है कि इस लेट नो स्टूडेंट बी लेफ्ट, लेट नो स्टूडेंट को किसी को भी दिक्कत ना हो, let no student have any problem in passages, close test and parajumbles, इसमें नहीं होना चाहिए। इस ईयर का रेवोल्यूशन यही है, ठीक है। ये तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड जाएगा, लाइव नहीं हो, बट आई वांट माय स्टूडेंट्स, आई वांट माय जेन्युइन स्टूडेंट्स कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि नहीं मैम आप लाइए क्लोज टेस्ट बैचेस और इसको कंटिन्यूस करवाते रहिए, हम क्लास करने आएंगे, हम इस पर वर्क करेंगे, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स का 190 प्लस चाहिए, 190 प्लस चाहिए। और मिसस्पेल्ड वगैरह क्या है ना, इसके तो मैं शीट्स वगैरह डाल दूंगी, और मैंने मैराथन में CHSL में करवाया भी है। और जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं इसका कोई ऐसा लेवल नहीं है, CHSL स्टेनो वगैरह सब में उसी टाइप का आता है, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको बता दी। अब आपका एरिया क्या है, चलो ये तो लास्ट में बात करते हैं। अब आपका प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपका प्रॉब्लम वाला एरियाज में बताती हूँ। हर स्टूडेंट्स का, जैसे स्टूडेंट से अक्सर इंटरेक्ट, दिन के आधा से अधिक समय तो स्टूडेंट से ही इंटरेक्शन होती रहती है, क्लास में ही रहती हो, तो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उनका कहना होता है कि मैम जब हम ग्रामर पढ़ लेते हैं, हमने ग्रामर पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, टीचर ने एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ समझा दिया, और उस समय हमें सब समझ में आ गया, उस समय हमें सब समझ में आ गया जब टीचर ने समझाया, और लगा कि हम तो सब एक्सपर्ट हो गए। जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं ना, जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हमें समझ ही नहीं आता है कि किसका एरर है, किसका एरर है। और ख़ास करके मिसलेनियस, जब एरर्स मिक्स्ड आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब समझ में नहीं आता है कि हाँ नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, एडवर्ब का एरर है। तो ये भी चीज़ इंप्रूव हो जाएगा थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या करना है कि एक बार आपने अगर ग्रामर पढ़ लिया, और किसी एक ही टीचर से ग्रामर पढ़ो, नहीं तो बार बार आपको पता भी नहीं चलेगा ना। बार बार अगर आप ग्रामर का कोर्स करते रहोगे, या मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अगर मेरा एक बैच आपने अच्छे से कर लिया फिर उसको नहीं देखना है, नहीं तो आपका टाइम किल होगा। आपके पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो है पढ़ने के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, GS भी है, सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी पढ़ना है। एक बार सिंसियरली अच्छे से कोर्स को कर लीजिए, 5-10 टीचर के पास करने की ज़रूरत नहीं है, सब सेम ही पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस पे आना। अगर जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है ना, उसका वीडियो आप एक आध बार फिर से देख सकते हैं, जैसे वर्ब लेंदी है, टेंस लेंदी टॉपिक है, वो सब देख सकते हो, नहीं तो यूजलेस है बाकी देखना। इससे बेटर है कि आप पूरा एनर्जी आप प्रैक्टिस में लगाओगे। ग्रामर पढ़ लिया, आपको क्या करना है, पहले ग्रामर अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं, अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स वर्किंग है जो रिकॉर्डेड देखते हैं, तो रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी अच्छे से देख लेंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है ना, किसी भी टॉपिक उठा लो, किसी भी टॉपिक का ना टॉपिक वाइज एरर करना है, टॉपिक वाइज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया, टॉपिक वाइज किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वर्ब का 1000 एरर बनाऊंगा, उससे आप 1000 एरर्स बनाऊंगा, 1000 क्वेश्चंस बनाऊंगा तो मैं और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाऊंगा, इतना नहीं है। बस आप सब्जेक्ट वर्ब अगर पढ़ा है तो सब्जेक्ट वर्ब से अगर आप 200-300 भी क्वेश्चन बना ले रहे हो ना, बट कोशिश करना है कि वो क्वेश्चन में आपके सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, वो भी कर लिया है, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक 1-2 हज़ार बना रहे हो, उससे कोई खास फर्क होने वाला नहीं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में आप पहले तो टॉपिक वाइज कर लो, जैसे कि मैंने अभी स्पॉटिंग एरर्स के बैच में भी सब्जेक्ट वर्ब का मैंने 5 लेवल का करवाया, पहले ईजी लेवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, और फोर्थ और फिफ्थ में ना मैंने बैंक वाले क्वेश्चंस डाल दिए। बट ऐसा नहीं है कि बैंक वाले क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट बदल गया, बट बैंक वाले क्वेश्चंस में क्या था कि थोड़ा सेंटेंस का लेंथ
मतलब लेंदी था, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट सेम है। जनरली छोटे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाता है, 2-3 वर्ड छोड़ के या तुरंत, बट बैंकिंग वाले सेंटेंसेस में होता है क्या कि हमारा सब्जेक्ट एक जगह होता है, पता चला कि सब्जेक्ट ए पार्ट में है तो पता चला डी पार्ट में उसका वर्ब है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लगते हो लेंदी सेंटेंसेस में, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। तो प्रैक्टिस करना है, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो बैंकिंग, एसएससी, क्लैट, मैट कुछ भी हो वो तो आप कर लोगे। पहले टॉपिक वाइज एरर करना, और टॉपिक वाइज का 1-1 हज़ार नहीं, 3-3, 400 भी कर लिया वो क्लियर हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली टॉपिक वाइज जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप मिसलेनियस नहीं कर पाओगे ना, तो पहले तो टॉपिक वाइज क्लियर कर लो, बट अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट फोकस आपका क्या होना चाहिए, मिसलेनियस, क्योंकि आपके एग्जाम में तो मिसलेनियस ही आता है ना, ठीक है। आपके एग्जाम में मिसलेनियस ही एरर्स आते हैं, मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड एरर्स। टॉपिक वाइज में तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हाँ जो भी एरर है, नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, लेकिन प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू फेस दिस मिसलेनियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। तो मिसलेनियस की ही प्रैक्टिस 1-1, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार वाली करनी है, टॉपिक वाइज की नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑफलाइन बैचेस में भी मैं क्या करती थी, जब मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाना शुरू करती थी, ठीक है, जब मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाना शुरू करती थी ना, तो बच्चों को बोलती थी कि 200 क्वेश्चन तक सब शांत रहेंगे, क्योंकि बच्चों को शुरू में दिक्कत आती है, मैम पता नहीं चल पा रहा है ना कि नाउन का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, तो मैं बोलती थी 200 क्वेश्चन मुझे करवा लेने दो, अभी आप शांत रहो। और 200 क्वेश्चन करवाने के बाद बच्चों का सारा क्वेरीज, फॉर्म्स ये सब बंद हो जाता था, क्योंकि 200 क्वेश्चन तक ना उन्हें पता चल जाता था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। जब क्वेश्चन आ गया तो हमें किसका किसका एरर देखना है। सपोज एक छोटा सा देखो, जनरली मैंने बोला कि एसएससी का एग्जाम बहुत प्रिडिक्टेबल है, किसी एग्जाम में नो सूनर दिख गया किसी सेंटेंस में, तो आप नो सूनर से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपको पता चल जाए कि नो सूनर वाला जहाँ एरर आ गया ना, तो याद रखना कि नो सूनर अपने साथ दैट लेता है, और एक नो सूनर वाले के साथ इन्वर्जन का एरर आता है, इन्वर्जन का। तो आप क्या करोगे, उस सेंटेंस में यही 2 एरर ढूंढोगे। जब भी आपको इधर नीदर दिख गया, इधर नीदर दिख गया, तो आपको पता है कि इधर नीदर एडजेक्टिव भी होता है, इधर नीदर प्रोनाउन भी होता है, और कोई भी वर्ड नाउन प्रोनाउन वाला हो ना, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का एरर आता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब पूरा खेल है किसका, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। नीदर वाला सेंटेंस हमेशा सिंगुलर होता है, नीदर के साथ ऑफ लग गया तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, नीदर के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो ये वर्ड से एडजेक्टिव का भी एरर आ सकता है, ठीक है। देखो ये नीदर क्या है, सॉरी नीदर क्या है, यहाँ लिखा मैंने, ये नीदर क्या है, नीदर एडजेक्टिव भी हो सकता है, नीदर प्रोनाउन भी हो सकता है, और किसी भी वर्ड को प्रोनाउन, कोई भी वर्ड प्रोनाउन का काम कर रहा है मतलब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आ सकता है। अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव भी आएगा। नीदर ऑफ लग गया, ऑफ का मतलब सिलेक्शन है, सिलेक्शन 2 में से या बहुतों में से किसी एक का करना है, तो उसके बाद का नाउन प्लूरल होगा। फिर येट आ गया, येट अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो ऑल्दो के साथ येट आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कभी कभी येट एडवर्ब का काम करता है, ठीक है, येट एडवर्ब का काम करेगा तो येट का यूज नेगेटिव में होगा। और एक येट का मतलब अब तक, येट टाइम बताता है, येट वो टाइम बताता है, टाइम बताने वाले वर्ड से टेंस का एरर आता है, तो इसी को हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब छाप के आ गए 10 नंबर का, ठीक है। तो आप देखो, और बहुत ज़्यादा ना बाल की खाल भी नहीं निकालनी है। आपका जैसा एग्जाम है, क्योंकि आप यहाँ टीचर बनने नहीं आए हो, आप यहाँ स्टूडेंट हो, आप बस आपका सिर्फ एक ही मकसद है एग्जाम्स को मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करना, जॉब लेना, उसके बाद जो मन है फिर करते रहना, फिर टीचर बनने का भी मन होगा आपका, ठीक है, लेकिन जो मकसद से आए हो आपको वो करना है। तो बहुत ज़्यादा ना किसी भी वर्ड को एकदम बाल की खाल नहीं निकालना है, जैसा एग्जाम्स में आता है उस अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो व्हाट आई मीन टू से कि स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना, पहले टॉपिक वाइज कर लेना, 200-200, 300-300 क्वेश्चन, और हज़ारों क्वेश्चन मिसलेनियस करना है, क्योंकि एग्जाम में तो मिसलेनियस आएगा। जितना ज़्यादा सेंटेंस से गुजरोगे आप, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये तो एरर की बात हो गई, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनाना है। अभी मैंने, आप देख रहे हो कि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डाल रही हूँ ना जहाँ कई सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मेरा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है,
तो मैं 20-20, 30-30 क्वेश्चंस ऐसे ला रही हूँ ना जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। जैसे मैंने नरेशन का डाला, फिर आपका वॉइस का डाला, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का डाला। तो मैं ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्स के कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे डाल रही हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो सब सेशंस को आप अटेंड करना। चलो, एक तो ये हो गया। और वोकैब क्या है? वोकैब इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। वोकैब क्या है? वोकैब तो प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वही हर दिन वर्ड्स को पढ़ते रहना, हर दिन वर्ड्स को बार बार रिपीट करना है। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आपको बहुत वोकैब गया है पिछले 2 साल से, उसका नोट्स बना लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, आराम से प्रैक्टिस करिए। और जो बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते, अनअकैडमी पे एडमिशन नहीं ले सकते ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, कुछ भी कारण हो, इंग्लिश विद रानी मैम सफिशिएंट है, अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ओके, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। देखो, अभी एक 16 तारीख से नया बैच आ रहा है, 16 तारीख से एक नया बैच आ रहा है प्री प्लस मेंस का। होता क्या है ना, देखो कई बार बच्चों का ये भी कंफ्यूजन होता है यूट्यूब और पेड क्लासेस में क्या डिफरेंस है। पेड क्लासेस में रेगुलरिटी रहती है, ठीक है। यूट्यूब में 5 डेज रहता है, टाइम की कमी होती है, और पेड बैचेस में ना रेगुलरिटी रहती है। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लेंगे, जो नहीं कर सकते उनका यूट्यूब भी बेस्ट है आपके लिए। प्री प्लस मेंस का एक नया बैच शुरू हो रहा है 16 तारीख से अनअकैडमी पे, ठीक है। ये प्री लेवल से मेंस लेवल तक जाएगा। फिर से आपको मेंस के लिए कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप, ओके। इसकी टाइमिंग होगी 3:30 से 5, ये तो हो गया। और समुद्र मंथन बैच को तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। समुद्र मंथन बैच में मुझे मैसेजेस भी आते हैं बच्चों के कि मैम मज़ा आ गया इस बैच में पढ़ के। तो ये बैच भी चल रहा है, ये वोकैब का बैच है, ठीक है। ये वोकैब का बैच है, ये 8 to 9:30 हर दिन मंडे से फ्राइडे चलता है। और स्पॉटिंग एरर्स का भी चल रहा है। ये सारे अभी तो क्लोज टेस्ट का भी बैच आएगा, 23 तारीख से क्लोज टेस्ट का भी आएगा, ठीक है। और ये सब बैचेस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है रानी10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। और कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पे फ़ोन करना 9540809387, या उन बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं 7627039884। अदरवाइज जो बच्चे एडमिशन्स नहीं लेना चाह रहे हैं, ओके, कुछ भी कारण हो, तो आप इस यूट्यूब को फॉलो करते रहिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करना। टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी जाता है इंग्लिश विद रानी मैम, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम। उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो टेस्ट सीरीज़ अनअकैडमी पे संडे के संडे रात को 8 से 8:15 चल रहा है, 8 to 8:15, उसका भी आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। 8 से 8:15 क्लास चलेगा, और फिर 8:30 से 8:30 से मैं उस टेस्ट का एनालिसिस करवाती हूँ, तो वो भी फ्री है आपके लिए। दिस इज ऑल इंडिया लेवल का फ्री टेस्ट है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है। आप इस टेस्ट को भी ज़रूर देना। और जितने भी मेरे फ्री क्लासेस होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ तो मैक्सिमम फ्री क्लासेस होते हैं, अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री होते हैं, अनअकैडमी यूट्यूब पे फ्री होता है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे फ्री होता है, तो वो आप फ्री बैचेस देखो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ओके। तो चलो अब एंड किया जाए। स्ट्रैटेजी के बारे में बस मुझे बात करनी थी। और वो क्या, आप एवरीडे प्रैक्टिस करिए। आज याद करोगे कल भूलोगे। आज 10 वर्ड याद किया ना, तो कल मान के चलो कि 6 वर्ड भूल ही जाओगे, 4 ही याद रहेगा, लेकिन याद हो जाएगा। बस एक ही चीज़, लास्ट में मुझे एक ही चीज़ बोलना है, सरेंडर नहीं करना है। बस मुझे करना है, मुझे एग्जाम्स क्रैक करना है, अब आपको डिसाइड करना है। और एक दो चीज़ ना, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, ओके। आपको सेल्फ मोटिवेशन ही काम देगा। हम दूसरों की गलती से नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं अपनी गलती से। तो आई डोंट फील ना कि मैं आपको मोटिवेट करूंगी तभी आप मोटिवेट होके पढ़ोगे। ये तो आप खुद मोटिवेटेड हो ना, और आप छोटे नहीं हो, ओके। यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड कि आपको किस समय में कैसे काम करना है। थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन को, ठीक है, थोड़े से डेली जो भी एक्टिविटीज़ है, थोड़ा सा उसको रूटीन बना दो। उसके पास टाइम ही टाइम है, उसके पास आपके पास टाइम ही टाइम है। तो रूटीन थोड़ा बना लेना है, कंसिस्टेंसी रखना है, चारों सब्जेक्ट को लेके चलना है। अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है, सारे एग्जाम स्ट्रीमलाइंड हो रहे हैं। कोशिश करो कि सीईटी आने से पहले जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो तो सीईटी कैटेगरी में ही आएंगे, उसके पहले ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और इतने सारे कंटेंट मिल रहा है, एंड यू वोंट बिलीव, आपके लिए कंटेंट। और आप देखोगे इस चैनल पे ऐसे कहीं से आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं मिलता है। मैं एकदम ढूंढ के क्वेश्चंस निकालती हूँ कि बाकी सब जगह तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा तैयारी करवाया जाए ना, ये चैनल इंग्लिश विद रानी मैम हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। ये
उन बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मैंने और भी आप लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो और भी बहुत सारी चीज़ों को प्लान किया है, ठीक है। तो होपफुली आप स्ट्रैटेजी समझ ही गए होंगे। पहले ग्रामर का कोर्स कर लो, टॉपिक वाइज 200-300 क्वेश्चन करो, फिर मिसलेनियस तो करते जाओ, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। वो क्या, आप एवरीडे प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करना है, कि एक दो ज़्यादा दिन पे नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करिए अगर 190 प्लस चाहिए, क्योंकि आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स, इधर यूट्यूब हो, प्लस वाले स्टूडेंट्स हो, आई वॉन्ट कि जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो आई वॉन्ट टू शेयर द स्क्रीन, कि स्टूडेंट्स मुझसे आके मिलें और मैं यहाँ खड़े होके अपने स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। ओके, दैट इज़ माई ड्रीम एंड होपफुली आप लोग मेरा ड्रीम पूरा करोगे। लुक, हियर इज़ माई स्टूडेंट, इसने यूट्यूब से क्लास किया था, इसने यहाँ से किया था, वो स्ट्रैटेजी सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉमिसेस चाहिए कि मैम आप एकदम रिलैक्स्ड रहिए, हम लोग वर्क करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम सेशन में, अपने अगले सेशन। थैंक यू एवरीवन।